बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हम लोग सर्कुलर मोशन वाले चैप्टर का टेस्ट डिस्कशन करेंगे। तो ये टेस्ट आप लोग को भेजा गया था, आप लोगों ने ट्राई किया होगा, सॉल्व करने की कोशिश की होगी। आज अपने आप लोग के जो रिजल्ट थे उसको मुआवजा कर ले, जो रिजल्ट मैं ला रहा हूँ यहाँ पर। तो देखिए, कहता है सर्कल द करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करें। पहला सवाल कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, कहते हैं इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। जो ऑप्शन थे वो विजिबल नहीं थे, इसलिए मैंने नीचे लिख लिए दोबारा। तो देखिए, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन नहीं है वो ये है, बी है। बी ऑप्शन में क्या है कि अल्फा इज इक्वल टू वी क्रॉस आर। वी क्रॉस आर ये गलत है। अल्फा इज इक्वल टू ए क्रॉस आर आता है। बाकी ऑप्शन आप देख ले, ये बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अ कार टर्न्स अराउंड अ कर्व एट 30 किलोमीटर पर हावर। एक कार है, वो कॉर्नर पे जाता है 30 किलोमीटर के स्पीड से। इफ इट टर्न्स एट डबल द स्पीड, मतलब वो 30 के मुकाबले में अगर वो 60 से जाए, टेंडेंसी टू ओवरटर्न, इस बात का इम्कान कि वो ओवरटर्न हो जाए कितना हो जाएगा? डबल, क्वाड्रुपल, हार्ड, अनचेंज्ड। तो देखिए, जब कार की स्पीड वी थी तो उसके लिए कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था? आप लोगों ने पढ़ा सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv² अपॉन r। लेकिन ये कब है? जब स्पीड वी थी। अभी अगर हम उस स्पीड को 2v कर दे, डबल कर दे, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कितना चाहिए? तो देखिए, एम वी की जगह क्या लिखेंगे? 2v का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। या इसको हम लोग कह सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और बाकी मैं इसी तरह लिख लूंगा, तो mv² अपॉन आर। तो देखिए, ये जो फोर्स आप देख ले, ये बिल्कुल वही फोर्स है जो बी वेलोसिटी पे चाहिए था। लेकिन जब आप लोगों ने वेलोसिटी को डबल कर दिया तो सेंट्रीपिटल फोर्स अभी 4 गुना ज्यादा चाहिए। इसका मतलब ये है कि इस पार्टिकल की जो टेंडेंसी है वो 4 गुना बढ़ जाए और टर्न होने की। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्पिनिंग बॉडी अबाउट अ सर्टेन एक्सिस डज नॉट डिपेंड अपॉन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ। अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया of a spinning body about a certain axis does not depend upon। कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया किन चीजों पर डिपेंड नहीं करता? मास ऑफ, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास अराउंड द एक्सिस, ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस, मास ऑफ द बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। एंगुलर वेलोसिटी लोगों को ये देखना है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनमें से किस चीज पर डिपेंड नहीं करता। तो याद रख ले कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है एंगुलर वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द बॉडी पे डिपेंड नहीं करता। क्योंकि देखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला है I इज इक्वल टू mr²। mr², इसके साथ 2/5, 1/12, इस तरह कुछ फैक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन उसमें याद रखें एंगुलर वेलोसिटी है ही नहीं। इसका मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंगुलर वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। कहता है द चेंज इन एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रॉड व्हेन अ टॉर्क ऑफ 2.5 न्यूटन मीटर एक्ट्स ऑन इट फॉर 2 सेकंड्स। कहता है आप चेंज इन एंगुलर मोमेंटम बताओ जब टॉर्क अमल करे एक बॉडी के ऊपर। टॉर्क कितना है? 2.5 न्यूटन इंटू मीटर। और ये टॉर्क कितने टाइम के लिए अमल कर रहा है? 2 सेकंड। 2 सेकंड के लिए। अब इस सवाल को किस तरह हल करेंगे? देखिए, आप लोगों ने पढ़ा था कि F इज इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, फोर्स एंड मोशन वाले चैप्टर में। तो हम लोगों ने कहा था कि जो मोमेंटम का चेंज आता है वो फोर्स की वजह से आता है। जब फोर्स अमल करेगा तो मोमेंटम चेंज होगा। लेकिन याद रखें, रोटेशनल केस में हम लोग फोर्स की जगह लेते हैं टॉर्क। यहाँ पे हम लिखेंगे टॉर्क, और लीनियर मोमेंटम की जगह हम लोग लेते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम। तो अभी याद रख लिया, अगर इस इक्वेशन को मैं हल कर लूं एंगुलर मोमेंटम के लिए, तो ये आ जाएगा टॉ मल्टीप्लाई बाय डेल्टा टी। अभी अगर आप वैल्यू दर्ज कर ले तो ये आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये आ जाएगा 5। और एंगुलर मोमेंटम का यूनिट क्या है? जॉल इंटू सेकंड। जॉल इंटू सेकंड।
तो इसका आंसर क्या है? 5। ठीक है, याद रखिए लीनियर केस में हम लोग लीनियर मोमेंटम लेते हैं, एंगुलर केस में हम लोग एंगुलर मोमेंटम लेते हैं। लीनियर मोमेंटम को कौन चेंज करता है? फोर्स। एंगुलर मोमेंटम को कौन चेंज करता है? टॉर्क। देखिए ये न्यूटन सेकंडला है लीनियर मोमेंटम की शक्ल में, ये लीनियर न्यूटन सेकंडला है एंगुलर मोमेंटम की शक्ल में। नेक्स्ट है, कहता है द साइज लेंथ ऑफ द विंग्स ऑफ अ फैन इज इंक्रीज। कहता है फैन है उसके विंग्स इस तरह wings होते हैं। अगर कहते हैं उसकी लेंथ को हम लोग इंक्रीज करते हैं, द रोटेशनल स्पीड फॉर द सेम वोल्टेज एंड करंट विल। अगर वोल्टेज वही हो, मोटर को जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, करंट जो सप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी स्पीड पे क्या असर पड़ेगा? हम लोगों ने सिर्फ फैन की लेंथ को चेंज किया है। तो याद रखिए फैन की लेंथ चेंज करने से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ जाएगा तो लाजिक बात है कि स्पीड क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। स्पीड क्या हो जाएगी भाई? डिक्रीज हो जाएगी। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अ बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड इन अ बॉडी एंगुलर एक्सेलरेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय नेट फोर्स, पावर, प्रेशर, टॉर्क। तो देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ, F इज इक्वल टू ma। इसको रोटेशनल केस के लिए हम लोग क्या लिखेंगे? तो देखिए F की जगह आ जाएगा टॉर्क, मास की जगह आ जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और A की जगह आ जाएगा अल्फा, एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसका मतलब है एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कौन करता है? टॉर्क। कौन प्रोड्यूस करता है? टॉर्क। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में जो मेरा ऑप्शन होगा वो टॉर्क होगा। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है एन एस्ट्रोनॉट फील weightless inside the International Space Station. It is because the International Space Station is in free falling. ये तो हम लोगों ने टॉपिक में पढ़ा था कि स्पेस स्टेशन जो होते हैं या स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं वो फ्री फॉल में होते हैं, तो इसलिए वो वेटलेसनेस के आलम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि बताए 85.95 डिग्री, 85.95 डिग्री ये कितने रेडियन के बराबर है? कितने रेडियन के बराबर? इसको हम लोगों ने बदलना है रेडियन में। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि 180 डिग्री जो है वो पाई रेडियन के बराबर है। तो अगर मैं 1 डिग्री मालूम कर लूँ तो 1 डिग्री कितना हो जाएगा? पाई डिवाइडेड बाय 180 और रेडियन। सही। तो अभी देखिए इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 85.95 मल्टीप्लाई बाय 1 डिग्री, इस तरह भी लिख सकता हूँ। और इस 1 डिग्री की जगह ये सारी वैल्यू दर्ज कर दूंगा, ये दर्ज कर दूंगा। मेरे पास आ जाएगा 85.95 मल्टीप्लाई बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 और ये आ जाएगा रेडियन। ठीक है। तो अगर आप इन सब कॉल करेंगे तो तकरीबन इसको कैलकुलेटर के जरिए हल कर ले, पाई की वैल्यू दर्ज कर ले 3.14, उसको हल करें तो तकरीबन आता है 1.5 रेडियन। 1.5 रेडियन। लेकिन देखिए इस तरह का कोई ऑप्शन दिया नहीं है, ये 1/2 है, ये 1 है। इस तीसरे वाले को थोड़ा गौर से देखना। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन है, तो उसको हल किस तरह करते हैं? 2 को 1 से मल्टीप्लाई करके 1 उसमें ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 3/2, और 3/2 कितना होता है? 1.5 रेडियन। तो इसका मतलब ये ऑप्शन है। कहता है व्हाट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल हैविंग अ रेडियस ऑफ 50 सेंटीमीटर। तो ये जगह मैं साफ कर लेता हूँ। कहता है एक सर्कल है, उसका आप सर्कमफेरेंस बताएं। एक सर्कल है, उसका सर्कमफेरेंस बताया, जबकि उसका रेडियस कितना है? 50 सेंटीमीटर। 50 सेंटीमीटर को अगर हम लोग मीटर में बदलेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.5 मीटर। सरकमफेरेंस चाहिए, तो सरकमफेरेंस का आप लोगों ने फार्मूला पढ़ा है। वो फार्मूला क्या होता है? 2πr। अगर मैं वैल्यू दर्ज कर लूँ तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय r है 0.5 और ये मीटर में।
जो हम उसको कॉल करेंगे तो तकरीबन ये आ जाएगा 3.14 मीटर, 3.14 मीटर। तो ये आंसर है। कहता है व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट्स फ्रीक्वेंसी इज 50 हर्ट्ज। एक पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बताओ जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज हो। तो इस सवाल पर चलो। कहता है एंगुलर वेलोसिटी बताओ जबकि फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 50 हर्ट्ज। तो हम इसको किस तरह करेंगे? याद रखिए ओमेगा हम लोगों ने पढ़ा था कि थीटा अपॉन टी के बराबर। ओमेगा हम लोगों ने पढ़ा था किसके बराबर है, थीटा अपॉन टी। लेकिन एक कंप्लीट चक्कर के लिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई अपॉन टी, क्योंकि कंप्लीट चक्कर में कितने रेडियंस आते हैं, 2 पाई, और कंप्लीट चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट होता है, टाइम पीरियड। तो इसका मतलब है इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं कि 2 पाई 1 अपॉन टी, 1 अपॉन टी। या इसको हम लोग इस तरह लिख सकते हैं कि 2 पाई 1 अपॉन टी को लिखते हैं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड का जो रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी के बराबर है। तो अभी अगर हम लोग वैल्यू दर्ज कर ले तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 50 और ये आ जाएगा रेडियन पर सेकंड। अगर मैं ये सारी वैल्यू मल्टीप्लाई कर लूँ तो ये आंसर आएगा तकरीबन 314.15 रेडियन पर सेकंड। तो ये तकरीबन 314 रेडियन पर सेकंड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी इज अलोंग। एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में होती है? तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर ऑब्जेक्ट दायरे में घूम रहा हो तो उसकी एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन हमेशा उसके एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलावा, ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है या तो ऊपर होगी या तो नीचे होगी, लेकिन अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसका ऑप्शन बी। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कहता है कि द एंगुलर स्पीड फॉर एनुअल रोटेशन ऑफ अर्थ इन रेडियन पर डे इज। कहता है सालाना जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड जो अर्थ की है एक साल के लिए रेडियन पर सेकंड में, रेडियन पर सेकंड नहीं सॉरी रेडियन पर डे में कितनी। तो देखे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं जगह बना लेता हूँ। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा है कि जमीन जो है सूरज के गिर्द घूमता है। जब जमीन सूरज के गिर्द घूमता है तो एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करता है, 365 दिन में। तो अगर हम उसकी एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना चाहे, एंगुलर वेलोसिटी मालूम करना चाहे तो किस तरह लिखेंगे, 2 पाई डिवाइडेड बाई टी। एक पूरे चक्कर में 2 पाई रेडियन होते हैं, कितना टाइम लेता है, टाइम पीरियड के बराबर। तो अगर हम उसको वैल्यू दर्ज कर ले तो 2 पाई और ये यूनिट आएगा रेडियन डिवाइडेड बाय 365 डेज, 365 डेज। तो अभी याद रख ले कि यहाँ पे ऑप्शन किस तरह के दिए हुए हैं। इस ऑप्शन में याद रखिए कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इससे मैच करता हो, मेरे आंसर से मैच करता हो। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत दिए हुए है, लेकिन नजदीक तरीन ऑप्शन ये है, ये बटे में होना चाहिए 1/365 रेडियन पर डे, ये आंसर आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे कहता है बॉडी मूव्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी इन अ सर्कल, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज। कहते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से घूम रहा हो तो उसकी एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होगी, 0 होगी। क्योंकि याद रखें एंगुलर एक्सेलरेशन के लिए स्पीड अप होना जरूरी है या स्पीड डाउन होना जरूरी है। तो यहाँ पे ना स्पीड अप हो रहा है ना स्पीड डाउन हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बैंकिंग एंगल डज नॉट डिपेंड अपॉन। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि बैंकिंग एंगल जो है tan थीटा जो है b² अपॉन rg, इस तरह की कुछ रिलेशन, इस ये है बैंकिंग एंगल। लेकिन याद रखिए इसमें मास नहीं है, मास नहीं है, तो इसका मतलब है मास पे डिपेंड नहीं करता बैंकिंग एंगल। कहता है व्हाट विल हैपन इफ द हाइट ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ अ सैटेलाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज इंक्रीज्ड। कहता है एक सैटेलाइट पहले यहाँ पे घूम रहा है
अभी हम लोग उसकी हाइट बढ़ा दी, यहाँ पे घूम रहा है। तो कहते हैं इसके क्या क्या तब्दीली आएगी इसके ऊपर। तो देखिए हम लोगों ने पढ़ा था सेटेलाइट के लिए क्वेश्चन पढ़ी थी कि GME डिवाइडेड बाय आर, GME डिवाइडेड बाय आर। तो इसका मतलब है अगर हम लोग आर को इंक्रीज कर दे तो वी क्या हो जाएगा, डिक्रीज, स्लो हो जाएगा, स्लो हो जाएगा, कम स्पीड के साथ रोटेट करेगा। और जब कम स्पीड के साथ रोटेट करेगा तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, इंक्रीज। पहले अगर फर्स्ट करें 10 घंटे में चक्कर कंप्लीट करता था, तो अभी हो सकता है 15 में कर रहा हूँ, 18 में कर रहा हूँ। डिपेंड करता है कि कितनी हाइट आप लोगों ने इंक्रीज की है। कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है एंगुलर मोमेंटम इन टर्म्स ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एंगुलर मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा था कि ये आर क्रॉस पी के बराबर, आर क्रॉस पी के बराबर है। लेकिन ये एंगुलर मोमेंटम मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शक्ल में नहीं था, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया की शक्ल में हम उसको इस तरह लिखते हैं। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट कहता है कि द फ्रीक्वेंसी ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, आर्टिफिशियल सैटेलाइट की फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या है, करेक्ट फार्मूला। तो ये आप लोगों ने पढ़ा है 1/2πg/r। अभी लास्ट के 3 क्वेश्चन रहते हैं। कहता है पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम स्टार्ट इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट, start its motion from rest, start its motion from rest along a circular path of radius 10 मीटर। तो देखिए एक बॉडी है, उसका मास है 100 ग्राम। जब हम उसको किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 0.1 किलोग्राम। और वो एक पार्ट दायरे में घूम रहा है जिसका रेडियस कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो अगर आप उसको मीटर में बदलेंगे तो आ जाएगा 0.1 मीटर। और कहता है कि अगर पार्टिकल की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है तो उस पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बताएं। पे लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स बताएं। या पे यूपीएस की चार्जिंग कम हो रही है इसलिए मैं थोड़ा तेज जा रहा हूँ। तो अगर आप देख ले सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला है mv²/r। तो अगर आप वैल्यू दर्ज कर ले तो m आ जाएगा 0.1, r है 0.1 और v है 10, लेकिन 10 का क्या लेना, स्क्वायर। तो 0.1 0.1 से कैंसिल हो गया तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 100 न्यूटन। उसका ऑप्शन है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड व्हेन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो। कहते हैं कौन सी क्वांटिटी कंजर्व होगी जब टॉर्क जीरो होगा। तो याद रखिए अगर फोर्स अमल ना करे तो लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है, लेकिन अगर टॉर्क अमल ना करे तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व होता है। तो ये बहुत सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, थोड़ा सा पेचीदा है। कहता है एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1.5 kg सस्पेंडेड बाय अ स्ट्रिंग हैविंग टेंशन 5 Newton in it in a lift. When the lift is moving upward with an acceleration of 2 meter per second, then its apparent weight is। तो कहता है इसका apparent weight कितनी होगी। तो देखिए सवाल को हम लोग इस तरह करेंगे कि जो नॉर्मल रिएक्शन है लिफ्ट में या जो टेंशन होती है उसी को हम लोग apparent weight कहते हैं। वो फोर्स जो ग्रेविटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में अमल कर रहा है उसको कहते हैं apparent weight। यहाँ पे तो apparent weight पहले से दिया हुआ है और वो कितना है, 5 न्यूटन। T is equal to 5 न्यूटन। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 मीटर। तो ये थी आज की टेस्ट डिस्कशन। अभी यहाँ पे मैं जो आंसर लाया हूँ इन आंसर्स को आप अपने आंसर के साथ कंपेयर कर